नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका। बात कर रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, जिसमें हमने पिछले वीडियो में इसके एडवांटेजेस के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम इसके डिसएडवांटेजेस या जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंटेशन के अगेंस्ट हैं उनका क्या कहना है उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो देखने से पहले इससे पहले के जो वीडियोज हैं वो देख लीजिए, तो आप इस टॉपिक को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। अगर हम इस साइमल्टेनियस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी वो फेडरल प्रॉब्लम आएगी, फेडरल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर का जो टर्म है वो एक्सटेंड करना या साइमल्टेनियसली लाना, ये एक कोई सिर्फ टेक्निकल मैटर नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दो और लीगल स्टैट्यूट्स में अमेंडमेंट कर दो तो ये हो जाएगा। ये किसी भी स्टेट की जो पावर है उनको कर्टेल करने की भी बात है। अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जो स्टेट्स के पास पावर है इलेक्शन कंडक्ट कराने की, वो सीधे सेंटर के पास आ जाएगी, जो एक डेमोक्रेसी और एक फेडरल स्ट्रक्चर के लिए काफी नुकसानदायक बात है। साथ ही साथ जो इंडिया है एक डाइवर्स कंट्री है, जिसमें बहुत सारी कल्चर्स हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत एक विविध प्रकार की भांति प्रकार का जो हम कल्चर देखते हैं, उससे मिलाकर अपनी कंट्री, अपना जो भारत है वो बना है। जिसकी वजह से जो है एक फेडरल स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जिस यूनियन ऑफ स्टेट्स को जो है भारत कहा गया, जिसमें पावर्स जो हैं वो 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिवाइड की गई, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में करा गया। अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करते हैं तो ये स्टेट्स की ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस पर एक डायरेक्ट अटैक होगा, जिससे कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो वीक होगा और ये साथ ही साथ जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज करेगा। अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट की, तो ये जो लोकल इलेक्शन है, ये जो लोकल गवर्नेंस है, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। अगर इनको हम साइमल्टेनियस इलेक्शन में ले आते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की तरफ मूव करेंगे, तो ये भी एक ब्लो होगा लोकल बॉडीज की ऑटोनॉमी के लिए। अब बात करते हैं रीजनल पार्टीज की। जो रीजनल पार्टीज हैं वो इन साइमल्टेनियस इलेक्शन से काफी डिसएडवांटेज पे रहेंगी। पहली बात, उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं होंगे जो छोटी छोटी पार्टियां हैं कि वो एक साथ नेशनल और जो स्टेट असेंबली और जो भी साइमल्टेनियस इलेक्शन जो एक साथ होने हैं उनको एक साथ कैंपेन कर सके, एक साथ उनके लिए प्रिपेयर हो सके, उतने रिसोर्सेस नहीं होंगे। तो पहला, रीजनल पार्टीज यहाँ पर डिसएडवांटेज करेंगी। दूसरा, जो नेशनल इश्यूज हैं वो जो है वो इक्लिप्स कर जाएंगे जो रीजनल इश्यूज हैं उनको। जैसे कि हमने लोकसभा इलेक्शंस में या स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में काफी बार देखा कि जो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज हैं, जैसे बालाकोट स्ट्राइक और इस टाइप के जो इश्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं रीजनल इश्यूज को डोमिनेट कर जाते हैं और जो वोटर्स हैं वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि वो रीजनल इश्यूज को ना लेके जो है नेशनल इश्यूज पर वोट करें। तो यहाँ पर भी रीजनल पार्टी जो है डिसएडवांटेजेस में आ जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये एक सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी को फर्दर इंक्रीज करती हैं, तो यहाँ ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी, जो वोटर हैं वो काफी फटीग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पूरी कंट्री में एक साथ इलेक्शन कराने का काम एक दिन का नहीं है, इसमें कुछ मंथ्स भी लगेंगे। तो कुछ मंथ्स तक पूरा जो कंट्री है उसमें इलेक्शन का माहौल रहना, इंफॉर्मेशंस आना, अलग अलग इश्यूज आना। कोई पार्टी रीजनल पार्टी होगी तो वो रीजनल इश्यूज को लेके आएगी, कोई नेशनल पार्टी होगी नेशनल इश्यूज को लेके आएगी, दोनों पार्टीज अपने अपने इश्यूज लाएंगी। तो उससे जो वोटर है उसको एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो सकता है, जिसके कारण उसको काफी फटीग हो सकता है, क्योंकि ये जो कैंपेन है ये काफी एक्सटेंडेड पीरियड तक चलेंगी, जिससे उन्हें अपने लीडर्स को जो है पिक करने में प्रॉब्लम हो सकती है और उनके जो डिसीजंस हैं वो और जो उनके जो प्रेफरेंसेस हैं वो स्टेट और रीजनल लेवल पे अलग अलग हो सकते हैं, जिससे उनके मन में और कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। अपोजिशन को इस बात की चिंता है कि जो रीजनल पर्सनैलिटीज हैं वो नेशनल पर्सनैलिटीज से ओवरशैडो हो जाएंगी। जैसे अभी तक के हम लोकसभा इलेक्शंस देखते हुए आ रहे हैं या कहीं किसी भी स्टेट में इलेक्शन देखते हैं तो ये आजकल जो है इलेक्शन ऑफ पर्सोना, इलेक्शन ऑफ पर्सनैलिटीज चल रहे हैं। जैसे कहीं पे भी देखेंगे हम वोट फॉर मोदी, बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसीज में जो है अगर हम वोटर से पूछेंगे कि आप किसको वोट देंगे तो उन्हें अपने कैंडिडेट का नाम तक नहीं पता होता। तो उस केस में यहाँ पर जो है नेशनल पार्टीज को जो है वो काफी फायदा मिलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए जो स्वराज इंडिया पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं योगेंद्र यादव, उन्होंने इसको एक नया नाम दिया, वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी वन लीडर।
अब बात करते हैं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल हर्डल्स होंगी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना काफी लेंथी और कंटेंटियस प्रोसेस होगा। इसमें बहुत सारे जो लीगल चैलेंजेस होंगे, कम से कम 5 आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और 356, इनको जो है अमेंड करना और काफी सारी स्टैट्यूटरी लॉज को अमेंड करना, ये एक लेंथी प्रोसेस होगा और साथ ही साथ में पॉलिटिकली चैलेंजिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेस और साथ ही साथ स्टेट्स का कंसेंट चाहिए। और हमें नो कॉन्फिडेंस वोट है, उसको कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लाने के लिए अगर हम लाते हैं तो उससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हमारा कंट्री फॉलो करती है उसको भी काफी इफेक्ट होगा। जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो इलेक्शन एक्सपेंडिचर कम कर सकते हैं, लेकिन जिस स्केल पे ये इलेक्शन होने हैं वहां पर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस काफी हैं, क्योंकि मैसिव बहुत ज्यादा हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी और इस फाइनेंस के लिए, इसके लिए बजट एलोकेशन के लिए हमें कोई अच्छा लीगल फ्रेमवर्क जो है वो बनाना पड़ेगा, जिससे और कि ये बजट एलोकेशन हो पाए और ये रिसोर्स कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाए। साथ ही में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो लेजिस्लेचर्स को प्रिवेंट करती है कि पार्टी स्विच ना करें, तो इसमें भी हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, जिससे कि इसके जो कॉन्सेप्ट है उस पर काफी असर होगा। जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के टाइम पे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो केसेस हैं जुडिशियरी में वो बढ़ जाते हैं, जिससे कि जुडिशियरी पे काफी बर्डन आ जाता है, जिसके कारण ये एक जुडिशियरी के लिए भी काफी जो है उसके काम में दिक्कत दे सकता है। साथ में डिमिनिश्ड अकाउंटेबिलिटी होगी पॉलिटिशियंस की। कैसे? अभी हम देखते हैं पॉलिटिशियंस कब दर्शन देते हैं, जब उनके इलेक्शंस नजदीक होते हैं या इलेक्शंस आ रहे होते हैं। तो अगर बीच बीच में हम इलेक्शंस होते रहते हैं तो पॉलिटिशियंस को कहीं ना कहीं डर होता है कि अगली बार हम जीतेंगे कि नहीं, अगली बार हमारी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा कि नहीं। तो उसकी वजह से वो जो एक्शंस लेते हैं वो जनता को ध्यान में रखते हुए लेते हैं। अगर किसी उनके काम पसंद नहीं आते तो उनके अगेंस्ट वोट करते हैं, जिससे कि एक अकाउंटेबिलिटी बनती है। लेकिन अगर ये इलेक्शन 5 साल बाद हो और 5 साल या फिर फिक्स हो जाए और कंट्री में बीच में कभी इलेक्शन ना हो, लॉन्गर साइकिल्स हो इलेक्शन की, तो उससे आप सोचिए कि इस अकाउंटेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके अंदर कॉम्प्लासेंसी आ जाएगी। अकाउंटेबिलिटी जो है वो ये मान लीजिए लगभग पॉलिटिशियंस की खत्म हो जाएगी। अब ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है, इससे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो तो कम हो जाएगा, लेकिन इसके ना के बराबर चांसेस हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज और जो कैंडिडेट्स एक्सपेंडिचर करेंगे वो कम होगा। कोई चांस नहीं है इसके कि ये वो कम हो। ये तो रही इसके डिसएडवांटेजेस की बात। अब बात करते हैं इसकी फीजिबिलिटी की बात। क्या ये फीजिबल होगा कि हम जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करा पाए? ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस होंगे इसको कंडक्ट कराने के लिए? सबसे पहला जो चैलेंज होगा इलेक्शन कंडक्ट कराने में वो ईवीएम का चैलेंज होगा कि एक साथ हमें इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं तो इतने सारे ईवीएम लगेंगे। सबसे पहला जो चैलेंज है वो लॉजिस्टिकल चैलेंज होगा। भारत में जनवरी 2019 में 94,50,25,694 रजिस्टर्ड वोटर हैं। उनके इलेक्शन एक साथ कराना काफी बड़ा एक लॉजिस्टिकल चैलेंज है। हमें कम से कम 30 लाख जो है ईवीएम और वीवीपैट मशीन्स चाहिए होंगी और बहुत सारी जो है सेंट्रल फोर्स जो है वो डिप्लॉय करनी होगी। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत हैं, उन्होंने बताया गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 2015 में साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट कराने की फीजिबिलिटी क्या है उसके बारे में पूछा था। उस जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन को बहुत ज्यादा टाइम और पैसा चाहिए ईवीएम और वीवीपैट मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्योंकि उन्हें कम से कम 30 लाख ईवीएम कंट्रोल यूनिट्स चाहिए। अभी मार्च 2023 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में 13.06 लाख कंट्रोल यूनिट्स हैं और 17.77 लाख बैलेट यूनिट्स हैं, ऐसा लॉ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बताया। और 9,09,000 कंट्रोल यूनिट्स और 13,26,000 बैलेट यूनिट्स का भी प्रोडक्शन जारी है। अगर हम इनको टोटल करें तो 22,15,000 कंट्रोल यूनिट्स और 31,03,000 बैलेट यूनिट्स बनेंगी और हमें चाहिए इतने 30 लाख कंट्रोल यूनिट्स। प्रोफेसर रजत मोना जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर के डायरेक्टर हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो टेक्निकल कमेटी है ईवीएम की, उनके मेंबर हैं, उन्होंने बताया कि 6 से 7 लाख ईवीएम बनाने के लिए 1 साल लगता है। तो ये अभी थोड़ी डिफिकल्ट है
कि इतने ईवीएम हो पाए कि हम 2024 में अभी एक साथ जो है इलेक्शन कंडक्ट करवा सकें। इतनी सारी जो ईवीएम्स और वीवीपैट इनको प्रोक्योर करने के लिए 9,284.15 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईवीएम की जो लाइफ साइकिल होती है वो 15 साल की होती है, जिसका मतलब है कि हम एक ईवीएम से सिर्फ 3 इलेक्शन कंडक्ट कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये जो एक साथ इतनी सारी ईवीएम है, इनको एक वेयर हाउस में रखने का खर्चा, इनको प्रोक्योर करने का खर्चा, प्लस हर 15 साल बाद इनको जो है नई ईवीएम लाने का खर्चा। अगर हम बात करें 2014 से 2019 तक जो टोटल खर्चा हुआ किसका, यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को जो पैसा दिया वो 5,814.29 करोड़ जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए दिया। ऐसा पार्लियामेंट में 2021 में यूनियन गवर्नमेंट ने रिप्लाई में कहा। अभी भारत जो है सबसे सस्ता इलेक्शन कंडक्ट कराता है, $1 1 वोट। बात करते हैं अगले चैलेंज की, जो है सेंट्रल फोर्सेस और पोल स्टाफ को जो है वो डिप्लॉय करना। हमें एक इतने सारे जो वोटर्स हैं, 94.5 करोड़ से भी ज़्यादा जो वोटर हैं, उनके लिए इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए जो पोल स्टाफ और जो सेंट्रल फोर्सेस की जो ज़रूरत पड़ेगी वो इतनी ज़्यादा पड़ेगी। तो उनका जो मूवमेंट और उनको अलग दूसरे काम से हटाकर इस काम में लगाना। फिर साथ ही साथ जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, सिंक्रोनाइजेशन चैलेंज होगा कि सारी जो इलेक्शन साइकिल है उनको एक साथ लाना, वो एक चैलेंज होगा। यहाँ पर जो है जो स्टेट असेंबलीज हैं वो जल्दी डिसॉल्व हो ही जाती हैं, साथ ही साथ जो है लोकसभा भी काफी बार जो है जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। जैसे 1971, 1980, 1984, 1991, 1998, 1999 और 2004 में लोकसभा ने अपना टर्म जो है पूरा नहीं किया था। तो ये एक सिंक्रोनाइजेशन चैलेंज प्रपोज करेगा कि असेंबली इलेक्शंस या उनका जो टेन्योर है, जो टर्म है, वो एक साथ चले। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना होगा कि हम एक साथ सारे इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट कर लें। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एन गोपालास्वामी, उन्होंने बोला कि ये साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट कराना कोई एक बड़ा मैनेजमेंट चैलेंज नहीं है। जो मेन जो डिफिकल्टी होगी कि अगर गवर्नमेंट गिर जाती है, इन बिटवीन गवर्नमेंट गिर जाती है, तो हम क्या करेंगे, वो मेन डिफिकल्टी है। ये कोई डिफिकल्टी नहीं है कि हम एडिशनल ईवीएम चाहिए या हमें पोलिंग स्टाफ बहुत ज्यादा चाहिए। पोलिंग स्टेशन पे ऑन एन एवरेज 2 से 3 स्टाफ ज्यादा चाहिए होगा हमें, बाकी जितना हम पुराना स्टाफ यूज करते थे उससे काम चल जाएगा। तो हमें बस देखना ये होगा, इसको समझना होगा कि अगर बीच में गवर्नमेंट गिर जाती है तो हम क्या करेंगे। ये तो थे इसके फिजिबिलिटी चैलेंजेस। तो ये थी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। अगर इस पे हम आगे और कुछ बात कर सकते हैं तो वो करेंगे। आप जुड़े रहिए हमसे। वन नेशन वन इलेक्शन के नोट्स मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे जो है नोट्स फॉर्मेट में मिल जाए और कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट हो वहां पर आपको मिल सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।